हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर चौधरी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड ब्रेक्स। ये बॉलीवुड ब्रेक्स का बेहद खास प्रोग्राम है बातों बातों में। दोस्तों, हमारी जिंदगी में कई बार मुश्किलें आती हैं। उन मुश्किलों से सामना करते हुए कई बार हम हताश भी हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मुश्किलों से कभी डरते नहीं हैं, उनका डट के सामना करते हैं और मंजिल को पाकर ही दम लेते हैं। तो दोस्तों, आज ऐसी ही एक पर्सनालिटी से मैं आपको बातों बातों में रूबरू करवाने वाला हूं, जिनके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं। वो एक बहुत ही कमाल की पेंटर है। जितने कमाल की वो पेंटर हैं, उतनी ही बेहतरीन वो कविताएं भी लिखती हैं। और उनके साहस का ही नतीजा है कि एक वक्त उनकी जिंदगी में ऐसा आया जब हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने खुद अपने हाथों से उन्हें सम्मानित किया। तो चलिए, देर न करते हुए आज आपको मिलवाते हैं बातों बातों में क्षमा कुलश्रेष्ठ से। क्षमा, बातों बातों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यू आर लुकिंग सो प्रिटी, बहुत खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू। सबसे पहले तो जो आपकी फर्स्ट एनिमेटेड फिल्म आने वाली है, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। देखिए, हर जगह आप छाई हुई हैं। यशपाल शर्मा जी के टाइमलाइन पर आप दिखाई देती हैं, अखिलेंद्र मिश्र जी हैं, उनकी टाइमलाइन पे दिखाई देती हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में आप नजर आती हैं। मतलब हर जगह क्षमा 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 नजर आती हैं। ये सब मेरे हीरो भैया यशपाल भैया के सपोर्ट से हो पा रहा है, क्योंकि ये फिल्म बन चुकी थी काफी टाइम पहले, लेकिन इसकी एडिटिंग और वॉइस ओवर का काम था, और जो कि बहुत मेहनत का था, जो मैं अभी करने की कंडीशन में नहीं हूँ। और कोरोना की वजह से स्टूडियोज वगैरह भी बंद थे, तो यशपाल भैया ने बहुत मेहनत की, स्टूडियोज खुलवा के उसको एडिट करवाया। और शुरू से जब मैं स्टोरी लिखी थी, आज से शायद 4 साल पहले, तब से भैया मुझे गाइड करते रहे कि क्या करना है क्या करना है। और मम्मी की बहुत ज्यादा इच्छा थी कि मैं इसको एनिमेट करूं, तो हम्म। आज मम्मी मम्मी का सपना पूरा होने जा रहा है। अभी 22 मई को हम लोगों ने अपनी पहली फिल्म को लॉन्च करने का प्लान किया है। तो यूट्यूब पे हमारा चैनल है द पिंक फ्लावर, तो उस पर आप लोग उसको देख पाएंगे 11 बजे से। क्या बात है, बहुत ही एक अलग एक्साइटमेंट है फिल्म को लेकर और मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ उस फिल्म को देखने के लिए। तो सबसे पहले चलिए आपके बचपन में आपको लिए चलते हैं, एक उस खूबसूरत गलियों में जहाँ पे बचपन बहुत खूबसूरत होता है, जहाँ पे एक मासूमियत का एक पड़ाव होता है। तो मैं चाहूंगा कि आप बताएं कि आपका जन्म कब और कहाँ हुआ और आपका पारिवारिक माहौल कैसा था। मेरा जन्म भोपाल में ही हुआ, और हम लोग 5 भाई बहन थे, और मम्मी पापा। और हमारा बचपन तो, वैसे तो बचपन सभी का बहुत सुंदर जाता है, और बचपन हम लोगों का भी बहुत अच्छा था। हर किसी की इच्छा होती है ना, बचपन में छोटे छोटे ख्वाब होते हैं कि हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, हमें एक्टर बनना है। तो क्षमा क्या चाहती थी बचपन में कि मुझे क्या बनना है? मैंने एक बार लिखा था, दैनिक भास्कर में कुछ लिखना था कि आप अपने बर्थडे पे क्या करना चाहोगे या क्या बनना चाहोगे। तब मैं बहुत ज्यादा छोटी थी, और तब मेरी एक भी पेंटिंग एग्जीबिशन भी नहीं लगी थी। मैं कुछ भी नहीं थी, बस घर में छुप के पेंटिंग्स बनाती रहती थी, छत पर कहीं कोने में छुप के। तो उस टाइम मैंने लिखा था कि मैं एमएफ हुसैन से मिलना चाहती हूँ। तो वो पेपर में भी पब्लिश हुआ था कि मैं उनकी बड़ी फैन थी। ओके। तो हॉबीज होती हैं हर किसी की, जैसे आपने बताया कि आपको बचपन से पेंटिंग करने का बहुत शौक रहा है। तो सब किसी न किसी से हम इंस्पायर होते हैं, राइट? तो आपकी जिंदगी में कौन से वो शख्स हैं जिनसे आप इंस्पायर हुई पेंटिंग करने के लिए? इंस्पिरेशन हम किसी भी चीज से ले सकते हैं, लेकिन असल में मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था 98 में। उसके पहले मैं बिल्कुल ठीक थी, और मेरी जो पहली एग्जीबिशन लगी थी, तब मैं 12 ईयर ओल्ड थी। और वो यहाँ पे भोपाल के एक बहुत फेमस आर्टिस्ट हैं, सचिदा नागदेव सर। तो उन्होंने मेरी पहली एग्जीबिशन लगवाई थी जवाहर बाल भवन में। तब इतना भी वो नहीं था क्रेज कि हमारी एग्जीबिशन लगी है, हम बहुत एक्साइटेड हो जाएं, ये फोटोज और ये सब। लेकिन जब पेपर में आया, तब घर के लोगों को पता चला था, फिर सब लोग बहुत खुश हुए थे कि इसकी एग्जीबिशन लगी है पेंटिंग की। जी,
पहली जो चीज होती है, पहली बार स्कूल में जाते हैं, पहली बार कॉलेज में जाते हैं, पहली फिल्म देखते हैं, तो पहली एग्जीबिशन कैसी फीलिंग्स थी उस वक्त? असल में मुझे पता नहीं था कि ये बहुत खुशी की बात है। फिर जब बाद में सब लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेट करना शुरू किया और सब लोगों ने घर में भी बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया और इतनी पब्लिसिटी और ये सब, तो मुझे बाद में बहुत ज्यादा खुशी हुई कि ये तो बहुत अच्छा काम हुआ है और ऐसे एग्जीबिशन लगाना चाहिए। तो मैं बना बना के रखती रहती थी पेंटिंग। हम्म। तो हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई हर्डल्स आते हैं जब भी हम कोई बड़ा काम करते हैं, मुश्किलें आती हैं, लेकिन उस मुश्किलों से आगे बढ़कर ही इंसान महान बनता है। तो आपकी जिंदगी में भी कुछ हर्डल्स आए हैं, तो उसके बारे में आप शेयर करना चाहेंगे कुछ? हाँ जी, 98 के बाद एकदम दुनिया ही बदल गई थी। मेरी मम्मी एक वर्किंग वूमेन थी, वो इंटीरियर डेकोरेशन का काम करती थी और उन्होंने हम लोगों को बचपन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने दी कि हमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल या कुछ भी, हमको हमारी कोई भी इच्छा हो, मम्मी ने हमेशा पूरी की। फिर 98 में मेरा एक्सीडेंट हुआ और मेरी स्पाइन में 12 फ्रैक्चर हो गए। तो उससे हाफ लोअर बॉडी का सेंसेशन भी चला गया और वो सब बहुत पेनफुल था और मैं लगभग 15-16 महीने तक तो बिल्कुल सीधे लेटी रही थी। डॉक्टर्स ने कहा था कि ये लड़की अब लाइफ में कभी बैठ भी नहीं पाएगी, चल भी नहीं पाएगी, बस लेटे रहना पड़ेगा। उसके बाद भी मम्मी ने हिम्मत नहीं हारी, मम्मी मुझे दिखाती रही हर जगह, हर कहीं मेरी रिपोर्ट्स भेजी थी बाहर भी और मेरी दीदी भी। उस टाइम मैं लेटी रहती थी, वो पेंटिंग करने का बहुत मन होता था, मेरे ज्यादा फ्रेंड नहीं थे बचपन में, तो मेरी दीदी कैनवस पकड़ी रहती थी और मैं पेंटिंग बनाती थी लेटे लेटे ही। तो और फिर मैं लिखती रहती थी लेटे लेटे, जो हो सकता था वो करती थी। तो पोयम लिखने की और ज्यादा ध्यान होने लगा क्योंकि उस टाइम पोयम लिखना बड़ा इजी था कि लिख लेटे लेटे, लेकिन पेंटिंग बनाना और कुछ और करना, क्ले मॉडलिंग करना, मिट्टी की मूर्तियां भी बनाती थी। तो बस ऐसे ही धीरे धीरे शुरुआत हुई। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी हॉबी मेरा प्रोफेशन बन गई। जब मेरी पेंटिंग जब मेरी पेंटिंग पहली बार बुकी बिकी तो मेरे को बहुत ज्यादा खुशी हुई थी। वो बीपीएल वालों ने ली थी, बहुत बड़ी सी पेंटिंग। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था और मम्मी को भी। क्या बात है! जिस वक्त आपका ये एक्सीडेंट हुआ, तो जाहिर सी बात है कि हर किसी के बस की बात नहीं होती उन चीजों से उबर पाना, अच्छे अच्छे लोगों की हिम्मत टूट जाती है। लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी और आप हमेशा डट कर खड़ी रही। और एक वक्त आया जब आपने डॉक्टरों को झुठला दिया, जब डॉक्टरों ने ये कहा था कि आप बैठ भी नहीं पाएंगी, तो उस वक्त कैसे हिम्मत कैसे आती थी आपके अंदर? कौन सी वो चीज थी जो आपको अंदर ही अंदर आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित करती थी? एक्सीडेंट के पहले जो हमारी मम्मी थी, तो उनके लिए बड़ी श्रद्धा ये थी कि वो बहुत हार्ड वर्कर थी और उन्होंने बड़े अच्छे से घर को संभाला हुआ था। लेकिन जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मुझे पता चला कि मम्मी हार्ड वर्कर ही नहीं है, मम्मी तो सच में एक देवी माँ की तरह है। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया मेरे लिए और उनका पूरा फोकस था मुझे ठीक करने में। और मम्मी का ये था कि जैसे कोई भी प्रॉब्लम आए तो हम डर जाते हैं ना, रोने लगते हैं। मम्मी इजीली नहीं रोती थी। मम्मी सिर्फ कहती थी जो सामने है उसको फेस करते जाओ, दूर तक मत सोचो क्या होगा, हर दिन को अपना बेस्ट जियो। तो शायद उन्हीं की जो शक्ति थी उसी से मैं धीरे धीरे ठीक भी होने लगी। और एक दिन डॉक्टर सल्ला मैनन ने मुझे बिठा दिया रिस्क लेके, क्योंकि और डॉक्टर्स ये रिस्क नहीं लेना चाहते थे। वो कहते थे अगर इसको बिठाएंगे तो हो सकता है इसकी पूरी बॉडी का सेंसेशन चले जाए। पेंटिंग करते करते आपका शौक प्रोफेशन बन गया और आपकी लाइफ में फिर वो पड़ाव भी आया जब हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी के हाथों से आपको सम्मानित किया गया। वो मेरी लाइफ का बहुत गोल्डन मोमेंट है क्योंकि मुझे किसी ने, मैं लेटी रहती थी जब, तो किसी ने मुझे उनकी बुक दी थी विंग्स ऑफ फायर और उसके पहले मैं उन्हें जानती भी नहीं थी। तो उनको पढ़ के मैं इतनी इंस्पायर हुई कि मुझे भी लगा कि मैं कुछ करूँ। मुझे ये लगा कि मुझे इनके बारे में नहीं पता, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स और लोग होंगे जिन्हें उनके बारे में नहीं पता होगा।
तो मैंने क्या किया था कि उनकी जो बायोग्राफी थी विंग्स ऑफ फायर, उस पे मैंने एक 100 लाइन की कविता लिखी थी। तो उनकी पूरी बायोग्राफी को मैंने कविता में लिखा था और फिर उसकी हर 2 लाइन पे एक पेंटिंग बनाई थी और उसको एग्जिबिट भी किया था। तो यहाँ पे तब राज्यपाल थे डॉक्टर बलराम जाखड़ जी, तो उन्होंने इनॉग्रेट किया था और उन्होंने प्रॉमिस भी किया था कि वो मुझसे मिलवाएंगे कलाम जी जब भी भोपाल आएंगे तो। और हम लोगों ने बहुत कड़ी मेहनत की उसके लिए, जाने कितने लोगों से मिले। संजय शुक्ला जी यहाँ के कलेक्टर थे उस टाइम, उनसे भी मिले, सबसे कहते थे हमें मिलना है। मेरी दीदी लोग वहां पे फैक्ट करते रहते थे प्रेसिडेंट हाउस में। और अचानक लेकिन मिलने का चांस तब आया जब मेरी स्पाइन का ऑपरेशन हुआ था और मुझे सीधे लेटे रहना था और हॉस्पिटल में कॉल आया कि कलाम जी भोपाल आए हुए हैं और आपको एयरपोर्ट मिलना है जाके। तो हमारे जो फैमिली डॉक्टर डॉक्टर अशोक निगम, उनने तो मना कर दिया था, लेकिन क्योंकि मेरे को उनसे मिलने का बहुत ज्यादा मन था तो जय जय भैया ने साथ दिया। तो जय जी मुझे गोदी में उठा के ले गए थे और हम लोग हॉस्पिटल से भाग के आए थे क्योंकि डॉक्टर निगम जैसे ही वहां से चले गए हॉस्पिटल से तो उनके जाते थे जय जी मुझे ले आए थे घर पे। और फिर उनसे मिलना तो मैं कभी भूल ही नहीं सकती क्योंकि वो हिंदी कम बोलते हैं ना, फिर भी उनने हिंदी में हमसे बहुत देर तक बात की थी और वो कविता भी उन्होंने पहले पढ़ी हुई थी तो उसको हमको बहुत अप्रिशिएट किया था। और उन्होंने हमारे साथ बहुत सारे फोटोग्राफ्स लिए थे, 10-12 फोटोग्राफ्स खिंचवाए थे मेरे साथ। तो बहुत बहुत ही अच्छी फीलिंग थी, एक डिवाइन फीलिंग थी। वो एक अलग ही पर्सनैलिटी थे, वैसा कोई नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। वो अपने आप में एक कमाल की शख्सियत थे जिनसे बहुत सारे लाखों करोड़ों लोग आज भी प्रेरणा लेते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो उसी के साथ-साथ आपका लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड आपके नाम दर्ज किया गया। वो किस रीज़न से क्या हुआ था कि आपका लिम्का में नाम गया? वो जो मेरी पेंटिंग है वो एक 5x3 के कैनवस पे बनी है और उसका नाम है अद्भुत। तो क्या हुआ था कि इसका नाम अद्भुत मैंने नहीं रखा क्योंकि इस पेंटिंग को देख के सब अद्भुत कहते थे, उसका नाम ही अद्भुत हो गया। और क्या हुआ था कि मैं उस टाइम बहुत तबीयत खराब रहती थी, समझ लीजिए महीने में 15-20 दिन हॉस्पिटल में बीतते थे। मुझे क्या हो गया था कि मैं कहीं भी हल्की सी भी टकराऊं या गिर पड़ूं तो मुझे पस फॉर्मेशन हो जाता था। तो उसे ड्रेन करने के लिए ऑपरेशन होते थे, तो ऐसे 70-80 बार मेरे ऑपरेशन हुआ उसे ड्रेन करने के लिए। तो मुझे सपने में दिखता था ये पेंटिंग गणेश जी की और बार बार दिखती थी। तो सब लोगों ने कहा कि तुम्हें बार बार दिखती है, तुम इसको बनाना शुरू करो, हो सकता है गणेश जी की ब्लेसिंग्स हो। तो वो जितनी सुंदर सपने में दिखती थी उतनी सुंदर नहीं बन पाई वो, लेकिन फिर भी वो लोगों को बहुत सुंदर लगी। और ये 5x3 के कैनवस पे एक पेंटिंग है जिसमें 1248 गणेश जी की डिफरेंट पोजेज हैं और इसमें कोई भी कलर भी मैं रिपीट नहीं किया। इसमें 4215 कलर के शेड मैंने बना के यूज किए। तो मैंने तो बना दी थी पेंटिंग, लेकिन ऐसा कुछ नहीं सोचा था हम कोई रिकॉर्ड बना रहे हैं। लेकिन फिर मेरी एक फ्रेंड थी अनुश्री, तो उसने ट्राई किया लिम्का में भी और गिनीज बुक में भी। तो गिनीज बुक वालों का रिप्लाई आया कि आपके पास क्या प्रूव है कि आप ही ने पेंटिंग बनाई है। तो प्रूव तो हमारे पास था ही नहीं क्योंकि हमने ऐसा पहले से नहीं सोचा था। लेकिन लिम्का बुक वालों ने बिलीव किया और उन्होंने उसको अपनी बुक में जगह दी। क्या बात है! कैसी फीलिंग, मतलब एक से एक ऊँचाइयाँ आप आगे बढ़ती जा रही हैं कंटीन्यूअसली। पहले एपीजे अब्दुल कलाम जी से आपकी मुलाकात होती है और उसके बाद में आपका लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड आपका बनता है। तो हाउ वाज़ द फीलिंग्स दैट टाइम? अ, मुझे बहुत तो मतलब खुशी तो होती थी बहुत, लेकिन सब कुछ एक सरप्राइज होता था कि अरे वाह ऐसा हो गया, अरे ऐसा हो गया। और खासकर मम्मी बहुत लाड करती थी। फिर जितने बचपन में जितने पेंटिंग कंपटीशन होते थे तो मेरी दीदी बोर होती रहती थी, वो कितनी भी दूर कंपटीशन हो। एक बार तो हम लोग दो दो कंपटीशन एक ही दिन में पूरा करते थे। तो हम लोग सुबह से जब घर से निकलते थे शाम को ही घर आते थे लौट के। यशपाल शर्मा जी, जब भी उनसे बात होती है, वो आपके बारे में बहुत खुल के बताते हैं। आपकी इतनी पेंटिंग्स की, आपकी पोएट्री की इतनी तारीफ़ करते हैं। तो यशपाल शर्मा जी से आपकी पहली मुलाकात कब कहाँ हुई?
यशपाल भैया हमारे घर आए थे पेंटिंग देखने के लिए, जब भोपाल आए थे तो। कब की बात है? ये शायद 7-8 साल हो गए, 7-8 साल पहले। तो तब से वो, मैं उस टाइम जब मिली थी तब मैं पिक्चर नहीं देखती मूवीज, तो मुझे नहीं पता था ये कौन है, लेकिन मुझे उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा था। उन्होंने कहा कि हमेशा टच में रहना। तो फिर बाद में मुझे पता चला कि ये बहुत बड़े स्टार हैं बॉलीवुड के। मैंने सोचा उन्होंने कहा है टच में रहना, लेकिन वो टच में नहीं रहेंगे ऐसे कह दिया उन्होंने। बड़ी खुशी हुई कि इतने बड़े स्टार हमारे घर आए हैं, और उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया। उन्होंने जो लिख के दिया था वो भी मैंने संभाल के रखा। लेकिन कुछ दिन बाद मुझे ये पता चला कि वो तो रियल लाइफ हीरो हैं। मैं उन्हें यशपाल भैया नहीं कहती, मैं उनको हीरो भैया ही कहती हूँ अभी भी। तो वो मेरे हीरो भैया हैं। उसके बाद तो जिंदगी में जो कुछ भी हुआ ना, उसमें भैया ने ही संभाला, बहुत संभाला। हर चीज में गाइड करना, कोई भी प्रॉब्लम हो, वो अपनी फ्लाइट कैंसिल करके मुझे डॉक्टर के पास ले गए थे। तो मुझे पैरों में प्रॉब्लम थी, तो फिर जो भी तकलीफ आई ना, या जो भी खुशी हुई, उसमें भैया का बहुत बड़ा हाथ, और अभी तक है। देखिए, यशपाल जी की यही खास बात है क्षमा, कि वो जहां पर रियल टैलेंट उनको दिखाई देता है वो उसको आगे बढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। कभी भी वो, कई बार तो ऐसा होता है कि खुद का कोई अर्जेंट काम होता है उसको भी साइड में रखते हैं और उस टैलेंट को आगे बढ़ाने के लिए जी जान एक कर देते हैं। यही बात उन्हें औरों से अलग करती है। अगर शूटिंग होती है तो वो स्पॉट बॉय तक का नाम लेंगे, क्योंकि उन्हें पता है फिर किसी ने अगर थोड़ा सा भी कुछ किया है तो हम उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। वो बहुत ज्यादा डिफरेंट हैं, वो और लोगों की तरह नहीं है, सच में हीरो हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल आपने सही कहा कि वो रियल लाइफ हीरो है। तो अभी उनकी फ़िल्म आने वाली है जो बहुत चर्चा में है और हम सभी बड़ी बेसब्री के साथ इंतज़ार कर रहे हैं, उस दादा लक्ष्मी। तो दादा लक्ष्मी के बारे में हाँ। जानती हैं आप? फ़िल्म के बारे में? हाँ जी। जी, दादा लक्ष्मी के लिए भैया ने बहुत हार्ड वर्क किया है। और ये उनका सपना था, क्योंकि हरियाणवी सिनेमा बहुत डाउन लेवल पे था। और भैया हमेशा जब मिलते थे कहते थे कि मैं हरियाणा के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं हरियाणवी सिनेमा के लिए कुछ करूंगा। तो भैया को कभी ये नहीं रहता है कि मैं बहुत फेमस हूँ, या फिर उनका कमिटमेंट इतना पक्का होता है कि अगर उन्हें किसी कमिट कर दिया, वो बहुत छोटा इंसान है, ठीक है, और अचानक उनको किसी अमिताभ बच्चन की फिल्म का ऑफर मिल गया, तो ऐसा कभी नहीं करते कि वो छोटे इंसान का काम कैंसिल कर देंगे। वो अपने प्रॉमिस पे डटे रहते हैं हमेशा। तो दादा लक्ष्मी के लिए उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की, मैं तो खुद देखा है उनको पल पल। बहुत सारी बुक्स, पूरी रिसर्च की है उन्होंने। उनकी 5 साल की कड़ी मेहनत है ये दादा लक्ष्मी। ये आपने बिल्कुल सही कहा। तो क्षमा, अभी एक आपकी भी फ़िल्म आने वाली है, आपका सपना सच होने वाला है, फर्स्ट एनिमेटेड मूवी, राइट? उसका नाम बताइए सबसे पहले हमारे दर्शकों को। इस फिल्म का नाम है द प्यूपा एंड एंजेलिना। और ये हमने इस फिल्म को ही लेकर अ, हमने एक प्रोडक्शन हाउस भी शुरू किया है, जो कि इसी तरह की शॉर्ट एनिमेशन मूवीज बनाएगा, द पिंक फ्लावर के नाम से। तो अब हम लोगों की कोशिश रहेगी, और इस चैनल को मैंने अपनी मम्मी को डेडिकेट किया है, क्योंकि मैं अपनी मम्मी को पिंकू फ्लावर कहती थी, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत ज्यादा प्यारी थी। और उन्हीं की वजह से आज मैं इतनी स्ट्रांगली खड़े होके कुछ कर पा रही हूँ। बिल्कुल। तो उनकी बहुत याद आती है, वो उनको भी 1 साल भी नहीं हुआ। वो एंजल बन के अब मेरे दिल में रहती है। पहले तो मुझे बहुत दुख होता था, अभी भी होता है कभी कभी, लेकिन मुझे ये लगा कि नहीं, मम्मी के जो सपने हैं, उन्हें पूरा करने के लिए हिम्मत रखनी चाहिए। तो ये हिम्मत मुझे अपने दीदी जज्जू से मिली। जी हाँ, उनका आशीर्वाद आपके साथ हमेशा है और हमेशा रहेगा क्षमा। और उन्हीं का आशीर्वाद है कि आप डे बाय डे आगे बढ़ती जा रही हैं, लाखों करोड़ों लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनती जा रही हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको देखकर जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा लेते हैं क्षमा। जब यशपाल जी से आपके बारे में बात हुई थी, उन्होंने आपके बारे में बताया था, तो मेरी बड़ी इच्छा हुई कि मैं तो क्षमा से ज़रूर मैं बात करना चाहूँगा और उनका इंटरव्यू करना चाहूँगा। देखिए, आज आपके सामने-सामने बैठ के आराम से बात हो रही है। हाँ जी, ऐसे ही होता है। तो
कब रिलीज होने वाली है, जिसका दर्शक देखना चाहेंगे? मैं खुद भी बड़ा एक्साइटेड हूँ इस फ़िल्म को देखने के लिए। फ़िल्म कब हमें देखने को मिलेगी? फिल्म आप लोग 22 मई को मेरी मम्मी का बर्थडे होता है, तो हम उसी दिन इसको लॉन्च कर रहे हैं और सुबह 11 बजे ये आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, द पिंक फ्लावर चैनल पे। क्या बात है! तो इसे फ़िल्म को बनाने में आपको कितना समय लगा? मुझे बहुत समय लगा कि मुझे कुछ भी नहीं आता था, मैं ज़ीरो थी। और ये जो फ़िल्म है, ये जो पेरेंट्स होते हैं ना, बीच में ऐसे बहुत केस हुए थे, तो मीडिया ने भी उनको हाइलाइट किया था कि ना छोटे बच्चों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था, क्योंकि हर पेरेंट्स चाहते थे कि हमारे बच्चे सुपर किड हों, उन्हें सब कुछ आता हो। तो सोसाइटी में दिखावे के लिए अपने बच्चे को बहुत बर्डन में डाल देते थे। कई बच्चे सुसाइड कर लेते थे अगर पढ़ाई में अच्छे नहीं है, या फिर उनमें कोई टैलेंट नहीं है, या फिर वो लोग कुछ आता नहीं हो उनको, उनके लिए। तो मैंने एक स्टोरी लिखी थी, तो उस स्टोरी में यही मैसेज, वो बच्चों की एनिमेशन फिल्म है, लेकिन हमारा प्लान ये था कि हम इसको रिलीज करेंगे तो हर स्कूल के पीटीएम जो होती है उसमें दिखाएंगे इसको, जिससे पेरेंट्स इसको देख के समझ सकें कि बच्चे एक नाजुक प्यूपा की तरह होते हैं, और उनको उनकी सफलता की, सक्सेस की उड़ान तभी मिलती है जब आप उनको उनका पूरा आसमान देते हो, ना कि आप अपनी अपनी इच्छाओं का बोझ उनके ऊपर रख दें, उनको फ्री रहने दें, उन्हें उड़ने दें। तो देखिए, हो सकता है उनकी जो कैपेसिटी है वो आपकी सोच से भी आगे चली जाए। तो इसी टॉपिक पे ये फिल्म है। तो फ़िल्म की स्टोरी आपने खुद ने लिखी है? हाँ जी, मैंने खुद लिखी है। राइटिंग आपने की है, एनिमेशन आपने किया है, तो लगभग इस पूरी मूवी, पूरे प्रोसेस को बनाने में लगभग आपको कितना टाइम लगा? मुझे 4 साढ़े 4 साल लगी, क्योंकि मुझे कुछ ही नहीं आता था और मैं टेक्निकली भी बहुत वीक हूँ। लेकिन जब उसको हमने प्यूपा को जब मैंने स्टोरी लिखी तो वो पसंद आई सबको, फिर मैंने उसको एक कॉमिक के रूप में ऐसे बनाना शुरू कर दिया कार्टून से। तो वो एक स्टोरी बुक बन गई जैसे कॉमिक्स होती है। हाँ, फिर एक दिन ऐसा लगा कि यार काश ये लोग मूव कर पाते, रूपा सच में मुस्कुराता और ये सारे कैरेक्टर मूव कर पाते, तो बहुत इच्छा हुई एनिमेशन की। और उसी टाइम मुझे प्रेसिडेंट अवार्ड मिला था, तो प्रेसिडेंट अवार्ड में मुझे 50,000 कैश मिले थे। उससे हमने एक लैपटॉप लिया था, तो फिर मम्मी ने कहा देख बस लैपटॉप पे और कंप्यूटर से ही तो होता है ये सब कुछ। तब फिर मैंने फेसबुक पे रिक्वेस्ट डाली थी कि कोई है जो मुझे सिखा सकता हो, तो मुझे 5-6 लोग मिले थे। तो सबने धीरे धीरे करके साथ छोड़ दिया। किसी ने कहा कि आपका जो आपने प्यूपा लिया है आपको ये नहीं लेना चाहिए, कोई और करेक्टर होना चाहिए। किसी ने कहा स्टोरी में कोई दम नहीं है, तो किसी ने कहा कि आपकी एज इतनी हो गई है, आप अभी से 2D सीखना शुरू करेंगे तो आप तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। और बहुत लोगों ने रिजेक्ट किया। इवन जो हमारे सौरभ सर अभी साथ हैं और अभी बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो क्या हुआ था कि उन्होंने भी मना किया था पहले, लेकिन फिर बाद में हम लोग उन्होंने एक दिन ऐसे मैसेज किया कि तुम क्या कर रही हो, तो मैंने लिखा मैं प्यूपा बना रही हूँ। क्योंकि मैंने क्या किया था, मैंने नोट्स बनाने शुरू कर दिए थे। मैं गूगल पे जाती थी और टाइप करती थी और एनिमेशन से जुड़ी हर चीज के नोट्स बनाती थी। तो बस बहुत सारा वो इकट्ठा हो गया था, बहुत सारे रजिस्टर। और फिर मैंने उसको प्रैक्टिकली करने के लिए सॉफ्टवेयर्स वगैरह चाहिए थे मुझे। तो फिर जब सर को पता चला, सौरभ सर को, तो लखनऊ से भोपाल आए। उन्होंने मेरे लैपटॉप में सारे सॉफ्टवेयर डाले, मुझे सिखाया भी। 8 दिन तक भोपाल में रहे। और फिर उसके बाद उन्होंने, वो बड़े स्ट्रिक्ट थे, वो मिस्टर परफेक्शनिस्ट है, उन्हें हर चीज परफेक्शन पसंद है, तो हर चीज को रिजेक्ट कर देते थे। तो मैं उसको और फाइन करती थी। तो बोलते हैं हफ्ते में एक दिन मैं टाइम दे सकता हूँ तुम्हें, संडे को 1 घंटा तुम पूछ लिया करो जो भी बात हो। मैं कहा ठीक है। फिर प्यूपा जैसे जैसे बनता गया, उनसे भी गाइडेंस मिलता गया। फिर यहाँ पे लैपटॉप में प्रॉब्लम होती थी, तो धवल सक्सेना है एक, उन्होंने पूरे टेक्निकली हेल्प की कि क्या मुझे चाहिए, कुछ और चाहिए। तो कई बार लैपटॉप हैंग हो जाता था, और एक बार तो पूरी मूवी बनने के बाद डिलीट हो गई। ओह माय तब मैं बहुत इतना रोई, इतना रोई। और जबकि जब प्यूपा पहली बार, जो हमारी कहानी का एंजेलिना प्यूपा ने, एंजेलिना की हीरो है जो प्यूपा, जब वो पहली बार मुस्कुराया ना, तो मम्मी बाहर गार्डन में पानी दे रही थी
और मैं उनको बताया तो मम्मी अंदर आ गई और हम लोग उछल रहे थे हाथ पकड़ के क्योंकि हम हमें प्यूपा इतना क्यूट लगा। हमने कहा अगर किसी को कैरेक्टर पसंद नहीं आ रहा तो ना आए यार, कभी लाइफ में खुद की खुशी के लिए भी कुछ करना चाहिए। तो हमने प्यूपा नहीं बदला था बिल्कुल ना, हमने स्टोरी भी नहीं बदली, प्यूपा भी नहीं बदला, बल्कि हम उस पर मेहनत करते रहे। मैं एक दिन में एक सीन बना देती थी क्योंकि मैं सुबह जो मैं लैपटॉप लेके बैठती थी ना, बीच में मम्मी की डांट खा खा के बीच में कुछ खा लेती थी, नहीं तो रात को 12-1 बज जाता था। और तब भी कई बार मेरे को नींद नहीं आती थी उसके चक्कर में, तो मैं उठ के रात को भी बनाने लगती थी, फिर सुबह सो जाती थी। तो ऐसे कर करके मैंने 2D एनिमेशन सीखा और ये 2D फिल्म है। और सब कहते हैं कि 2D के हिसाब से ये बहुत अच्छी है, अब देखते हैं पब्लिक को कैसी लगती है। नहीं, बहुत पसंद आने वाली है, बहुत पसंद आने वाली है। और जिस तरीके से लोगों को जैसे ही पता चलता है कि फ़िल्म आने वाली है, लोग बड़ी बेसब्री के साथ इंतज़ार कर रहे हैं। स्पेशली मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्षमा इस मूवी को लेकर, और अगर मेरा बस चलता तो मैं उसको आज ही देख लेता। सच में पता है हम भी एक्साइटेड हैं। और पता है हमारे जो हीरो भैया हैं यशपाल भैया, उन्होंने इसको वॉइस ओवर दिया है। उन्होंने इस फिल्म में ऐसे जादू डाल दिया है कि जब उन्होंने वॉइस ओवर देके मुझे देखने के लिए मेल किया ना, तो हम लोग देखते ही रह गए उसको। मतलब वो इतनी इतनी ज्यादा सुंदर क्रिएशन बन चुका है कि उसको देख के लगता ही नहीं है कि यार ये प्यूपा मैंने बनाया है। ऐसा लगता है कि ये तो किसी बड़े आर्टिस्ट ने, मतलब ना भैया की आवाज ने उसमें मैजिक डाल दिया है। क्या बात है! मतलब ये तो सोने पे सुहागा होने वाली बात हो गई है कि आपकी क्रिएशन है, आपका एनिमेशन है और यशपाल शर्मा जी की आवाज़ है, मतलब एंटरटेनमेंट का डबल तड़का लगने वाला है। और अच्छा उसमें एक सॉन्ग भी है, वो सॉन्ग भी मैंने लिखा था, उसको अनुष्का जी ने गाया है और निखिल शांतनु जी ने उसको म्यूजिक दिया है। तो वो सॉन्ग भी बहुत स्वीट है। क्या बात है! तो इसके साथ-साथ क्षमा आप पोएम्स भी लिखती हैं, बहुत खूबसूरत पोएम्स लिखती हैं, तो क्या आज आप कुछ सुनाना चाहेंगी? हाँ जी बिल्कुल, ये मेरी मम्मी के लिए है। थके हुए कदम आपके और पहाड़ सा दिन, आपके आगे हारा हुआ कुछ उदास था दिन। हर कदम पर उसकी ऊंचाई घटती गई, हर कदम पर उसकी ऊंचाई घटती गई। हिम्मत से रोशन विश्वास था दिन, क्योंकि इतनी हिम्मत और इतना विश्वास मैंने कहीं नहीं देखा, मुझ में खुद में भी नहीं है। गिरते संभलते उठते पहुंचे जब शिखर पर, शर्म से गुपचुप गहरा लाल था दिन, क्योंकि मम्मी अपनी मेहनत से उस दिन को भी हरा देती थी। उलझनों में उलझी झपकी अभी लगी थी, उलझनों में उलझी झपकी अभी लगी थी। कर्तव्य ने जगाया, लो आ गया नया दिन। क्या बात है! क्या बात है! बहुत खूबसूरत क्षमा, क्या जितनी आप खूबसूरत पेंटिंग बनाती हैं, उतना ही खूबसूरत आप लिखती हैं, सच में। और मैं अपने आप को खुद बहुत लकी मानता हूँ कि आज मुझे आपसे बात करने का मौका मिला। थैंक यू भैया। तो क्षमा, गाना भी कभी-कभार आप गुनगुनाती हैं, कभी कौन-सा फ़ेवरेट गाना कौन-सा है आपका? फेवरेट गाना, कहीं आस पास है तू खुदा, एक गाना है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। गुनगुनाना चाहेंगी? वो गाना, मेरी आवाज अच्छी नहीं है, मैं अकेले में गुनगुना सकती हूँ। देखिए, दिल से गाई हुई हर चीज़ अच्छी होती है। जब जब हम दिल से कोई भी काम करते हैं, तो हर काम वो खूबसूरत होता है। तो आप गाइएगा, ट्राई कीजिए। अच्छा ठीक है, एक गाना है जो मैं हमेशा मम्मी को, मेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब रही थी 1 साल तक, तो मैं मम्मी को हमेशा ये गाना सुनाती थी। तो ये गाना मुझसे जैसा भी बनता है आप लोग झेल लेंगे। ये गाना है आज चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार मिले एक ऐसे गगन के तले।
सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, चंदा की किरण से धुलकर घन घोर अंधेरा भागे। आप क्या आप इतना अच्छा गाती हैं, फिर कहती हैं कि मैं अच्छा नहीं गा पाती हूँ। कमाल करती हैं आप। तो क्षमा, अभी आप पेंटर भी हैं, आप पोएटिस भी हैं, आप फ़िल्म मेकर भी हैं। अब ऐसा अगला कौन-सा पड़ाव है, अगला कौन-सा काम है जो अब आप करना चाहती हैं? हाँ, मैं ये बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी मम्मी को डेडिकेट की है। मेरी मम्मी बहुत अच्छी थी और हमने इसीलिए ये सोचा है, ये जो हमने प्रोडक्शन हाउस सोचा है, हमने इसको पैसे या फ़ेम के लिए नहीं शुरू किया है। ये इसलिए शुरू किया है जिससे जैसे प्यूपा एंड एंजेलिना है जो कि समाज को बहुत अच्छा मैसेज देगा। तो हम लोग ऐसी ही शॉर्ट स्टोरीज़ लिख कर उसको एनिमेट करेंगे और इस प्रोडक्शन हाउस के थ्रू लॉन्च करेंगे। और हमारी जो नेक्स्ट स्टोरी है पिंक फ्लावर, वो तो सच में एक जादू है। वो हम और मम्मी की दोनों की मिली-जुली सोच है। और मैं हमेशा मम्मी से बोलती थी कि मम्मी आप मेरा पिंकू फ्लावर हो और नेक्स्ट एनिमेशन फिल्म में आपको उसमें लीड रोल करना है। लेकिन अगली फिल्म के पहले ही पर अगर वो मुझे देख रही होंगी तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होंगी और मुझे बहुत लाड़ प्यार बरसा रही होंगी। और मैं अपने आसपास के लोगों के थ्रू फील कर पा रही हूँ कि मुझे मम्मी का प्यार मिल रहा है अभी भी किसी न किसी रूप में। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल क्षमा, वो हमेशा हम सबके साथ हैं और उनका आशीर्वाद हम पर हमेशा और आप पर हमेशा बना रहेगा। अभी हम इंटरव्यू के आखिरी पड़ाव पर हैं। देखिए, हर इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा लम्हा होता है जो इंसान कभी भुला नहीं पाता। अगर पूछे क्षमा कुलश्रेष्ठ से कि क्षमा की लाइफ का वो कौन-सा लम्हा है जो हमेशा याद रहता है? जब मेरी नज़रों के सामने मेरी मम्मी जा रही थी और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी और मैं गिर पड़ी थी उनके बेड के सामने, तो उन्होंने अपना जो वो होता है जो उँगली में लगाते हैं ना, जिससे अपनी पल्स रेट पता चलती है, उन्होंने उसको उँगली से ऐसे हटाया और मेरी तरफ हाथ बढ़ा दिया। तो मेरी मम्मी बिल्कुल लास्ट तक मेरे साथ थी और अब उनकी ब्लेसिंग्स मेरे साथ हैं। तो मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा हर्ट करती है। मुझे बार-बार वही सीन याद आता है। क्षमा, ज़िंदगी में देखिए मुश्किलें आती हैं, मुश्किल दौर आते हैं, लेकिन वही जब हमारी पहली बार बात हुई थी तब मैंने कहा था कि मुश्किलें ही जीवन में आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी होती हैं, तभी इंसान महान बनता है। और आपका जिस तरीके से आपका हौसला है, जिस दरिया-दिली से आप आगे बढ़ती हैं, तो मुझे कुछ लाइनें याद आ रही हैं जो मैं आपके लिए कहना चाहूँगा कि रख हौसला वो मंज़र भी आएगा। रख हौसला वो मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंज़िल के मुसाफ़िर, एक दिन मंज़िल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। वाह! बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। थैंक यू। मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि आपकी ये फ़िल्म सुपर डुपर हिट हो और बहुत ही कमाल का काम आगे यूँ ही हमेशा करती रहे। थैंक यू सो मच। समा, बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके और हमेशा आपके साथ यूँ ही बने रहेंगे, हमेशा इसी तरीके से खुश रहिए। थैंक यू, हमें भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच क्षमा। तो दोस्तों, अभी मिले क्षमा कुलश्रेष्ठ से और 22 मई को उनकी पहली फ़िल्म रिलीज़ होने वाली है द प्यूमा एंड एंजेलिना सुबह 11 बजे 22 मई को। भूलिएगा नहीं, इस मूवी को देखकर बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये मूवी कैसी लगी और इसी के साथ-साथ इस मूवी को शेयर करना मत भूलिएगा। फिर होगी आपसे मुलाकात किसी नई शख्सियत के साथ। देखते रहिएगा बॉलीवुड ब्रेक्स। हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और बॉलीवुड ब्रेक्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।